ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 117। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जस्मिन युनचे से कहती है इसका कोई आइडिया नहीं कि हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड और इविल इन्फेंट्स व्हील ऑफ मिरियड ट्रिब्यूलेशंस कहां गए। इविल गॉड सबसे आखिर में गिरा था, तो हो सकता है उसे उनकी फाइनल लोकेशंस पता हो, लेकिन उसने जो मेमोरी फ्रैगमेंट्स छोड़े थे उनमें यह नहीं था। शायद उसने उन्हें इसलिए छुपा दिया ताकि वो दोबारा कोई तबाही न मचा सकें, एक ऐसी जगह जहां उन्हें कोई कभी ढूंढ न पाए। युनचे का माथा सिकुड़ गया। उसने बोला, लेकिन प्राइमोर्डियल एज़्योर ड्रैगन ने तो कहा था कि उसकी बेटी हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड के अंदर सील्ड है। वो चाहता था कि मैं उसे किसी भी हाल में ढूंढूं। अब आगे। जैस्मिन ने अपने होंठ हल्के से दबाए और बोला, जैसे मुझे पता होगा, और जहां तक तुम्हारे उसे ढूंढने की बात है, मुझे तो यह बिल्कुल बेकार की बात लगती है। गॉड्स के खत्म हुए बस कोई 10 लाख साल ही हुए हैं और अनगिनत रेसेस ने लगातार उसे ढूंढा है। इस दुनिया में कोई चीज उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, फिर भी इतने टाइम में किसी ने उसका साया तक नहीं देखा। वो आगे कहती है, आज तक लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हर कोई जो इसका नाम जानता है इसे पाना चाहता है। और ड्रैगन गॉड की बेटी की बात, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। शायद हम दोनों ही हैं जो ये जानते हैं। हालांकि यह बेकार की इंफॉर्मेशन है। युनचे ने फिर पूछा, तो फिर इविल इन्फेंट्स व्हील ऑफ मिरियड ट्रिब्यूलेशंस का क्या? जैस्मिन की आवाज एकदम ठंडी हो गई। भले ही उस इविल वेपन को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे ढूंढने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। अगर वो किसी के सामने आ भी गया ना, तो वो डर के मारे भाग जाएगा। उसे इस्तेमाल करने के लिए पहले इंसान को हमेशा के लिए जहन्नुम में सड़ना पड़ेगा। गॉड्स के खत्म होने के बाद उसे कहीं छिपा दिया गया था और तब से वो सामने नहीं आया है। 10 लाख साल का टाइम काफी है उसकी सोई हुई एनर्जी के दोबारा जागने के लिए। युनचे ने बेसब्री से पूछा, और प्राइमोर्डियल सील ऑफ लाइफ एंड डेथ का क्या, जो 3rd रैंक पे था, क्या वो भी 10 लाख सालों से गायब है? जैस्मिन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, बिल्कुल। वो शुरू में क्रिएशन गॉड ली सुओ का था, जिसने उसे इमोर्टैलिटी दी थी, लेकिन वो वॉर में मारी गई और सील डेविल रेस के हाथों में आ गया। उनके खत्म होने के बाद वो भी केओस में कहीं खो गया। जितने लोग हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड को पाने का सपना देखते हैं, उतने ही लोग इसे भी पाना चाहते हैं। एक बेमिसाल ताकत देता है और दूसरा इमोर्टैलिटी। अगर किसी को ये दोनों मिल गए तो वो सच में इमोर्टैलिटी और केओस का मास्टर बन जाएगा। हो सकता है कि प्राइमोर्डियल सील ऑफ लाइफ एंड डेथ पहले ही किसी को मिल गया हो। उसकी पावर एक्टिवेट करने के लिए बस उसे अपने पास रखना होता है, और इसका ओनर इस सच को छुपाने के लिए कुछ भी करेगा। एक पल सोचने के बाद युनचे ने तेजी से सांस छोड़ी और दांत पीसते हुए पूछा, आखिर इस सब का फेन जुएचन से क्या लेना देना है? जैस्मिन ने उस पर एक गंभीर नजर डाली और कहा, बिल्कुल रिलेटेड है। जो प्रोफाउंड आर्ट वो यूज कर रहा है वो है इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट, और ये प्राइमोर्डियल डेविल रेस के डेविल आर्ट्स में से एक है। युनचे का दिल उछल पड़ा। उसने पूछा, प्राइमोर्डियल डेविल रेस? वो तो 10 लाख सालों से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना? जस्मिन कहती है, इसीलिए तो मैं इतनी शॉक्ड थी जब उसने अपनी पावर रिलीज की। यह हद से ज्यादा अजीब है। युनचे ने झिझकते हुए पूछा, क्या उसे कोई इनहेरिटेंस मिली हो सकती है? अगर गॉड्स अपनी लेगेसी छोड़ सकते हैं तो क्या डेविल्स नहीं छोड़ सकते? जैस्मिन ने जोर से अपना सर हिलाया। नहीं, डेविल्स और गॉड्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक गॉड की स्पिरिट और ब्लड इसलिए टिक पाते हैं क्योंकि उनका वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन होता है। एक डेविल की पावर को यह वर्ल्ड रिजेक्ट करता है और वो कुछ 1000 सालों में ही खत्म हो जाती है। 10 लाख साल तो दूर की बात है। कुछ डेविल लेगेसीज एनाइलेशन के बाद जरूर मिली थी, लेकिन वो सब 30,000 साल के अंदर ही गायब हो गईं। पिछले 10 लाख सालों से उनका कोई नामो निशान नहीं है। यह सुनकर युनचे के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। और अब जैस्मिन ने अपनी बात जारी रखी। 10 लाख सालों के बाद प्राइमोर्डियल डेविल रेस की पावर एक मामूली इंसान में दिखी है। इससे मुझे जो झटका लगा है वो तुम समझ नहीं सकते। युनचे ने सोचते हुए पूछा, अगर उनकी स्ट्रेंथ इतने टाइम पहले ही गायब हो गई थी तो तुमने उसे पहचाना कैसे? जैस्मिन ने सीधा सा चेहरा बनाकर जवाब दिया, मेरी इनहेरिटेड मेमोरीज में इस खास डार्क डेविल आर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जिसका नाम है इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट। ये एंशिएंट इटर्नल नाइट डेविल क्लैन का था। इसे यूज करने के लिए इंसान के पास उसी क्लैन का डेविल ब्लड या डेविल स्पिरिट होना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें वर्ल्ड ओड ऑफ द फीनिक्स के लिए फीनिक्स ब्लड की जरूरत है। फिर उसने सारी कड़ियां जोड़ी। इसका मतलब यह है कि फेन जुएचन के पास सिर्फ डेविल टोम ही नहीं है, बल्कि इटर्नल नाइट डेविल क्लैन का
डेविल ब्लड या डेविल स्पिरिट भी है, एक ऐसी डेविल ब्लड लाइन जो 10 लाख सालों में भी खत्म नहीं हुई। युनचे को लगा जैसे उसका सर फट जाएगा। फेन जुइचेन के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की सच्चाई उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब थी। उसने जैस्मिन की तरफ देखा और पूछा, जब तुमने उसकी मेमोरीज पढ़ी हैं तो तुम्हें यह भी पता होगा कि उसे यह पावर कैसे मिली, है ना? जैस्मिन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। हां, पता है, और यह मेरी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका डेविल आर्ट और पावर उसके फादर से आई है। युनचे ने आंखें फाड़े हुए देखा। उसका फादर? यह नहीं हो सकता। मैंने उसके फादर फेन दुआनहुन को अपने हाथों से मारा है। जैस्मिन का एक्सप्रेशन सोचों में डूब गया। मैंने यह कब कहा कि उसका फादर फेन दुआनहुन था? युनचे का एक्सप्रेशन तुरंत अजीब हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, तो फेन जुएचेन फेन दुआनहुन का बेटा नहीं है? फेन दुआनहुन के साथ धोखा हुआ? जैस्मिन ने शांति से कहा, फेन दुआनहुन ही फेन जुएचेन का बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन फेन जुएचेन का एक और फादर है जो उसका बायोलॉजिकल फादर भी है। यह सुनकर युनचे बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने साफ सुनाई देने वाली एक घूंट भरी। 2 आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैस्मिन ने उसे ऐसी नजर से घूरा जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। बिल्कुल नहीं, फेन जुएचेन भी तुम्हारी ही तरह है, एक ऐसा इंसान जिसके पास 2 जिंदगियां हैं। यह सुनते ही युनचे का दिल उछल पड़ा। क्या या? जैस्मिन ने जल्दी से आगे कहा, लेकिन एक फर्क है, तुम्हें 3 जिंदगियां मिली हैं मिरर ऑफ संसारा की रीइंकार्नेशन पावर की वजह से। वो एबिलिटी कॉज एंड इफेक्ट को बदल देती है बिना यूनिवर्सल लॉज को डिस्टर्ब किए। जहां तक फेन जुएचेन की बात है, मुझे उसकी सोल में पहले कुछ अजीब लगा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अब उसकी मेमोरीज पढ़ने के बाद मुझे सच पता चला है। वो एक फॉरबिडन रीइंकार्नेशन टेक्निक के असर में है। युनचे ने क्यूरियोसिटी से पूछा, फॉरबिडन रीइंकार्नेशन टेक्निक? यह क्या होता है? जैस्मिन कोल्डली हंसते हुए कहा, जब इसका नाम ही फॉरबिडन आर्ट है तो जाहिर है दुनिया इसे इसलिए बुरा मानती है क्योंकि यह रीइंकार्नेशन के साथ छेड़छाड़ करती है। जो उस पर इस्तेमाल हुई है वो एक हाई लेवल वर्जन है जो शायद एंशिएंट डेविल क्लैन के इल्यूजोरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट से आई है। उसकी सोल 1000 साल बाद भी 70% तक पूरी है। जैसे जैसे वो बोल रही थी, युनचे और भी चकराता जा रहा था। उसे लगा कि अगर जैस्मिन ने बस ये कह दिया होता कि फेन जुएचेन को किसी प्राइमोर्डियल डेविल की लेगेसी मिली है तो शायद मानना ज्यादा आसान होता। जैस्मिन ने अपनी बात को आसान करते हुए समझाया, इसी वजह से फेन जुएचेन का नेचर अजीब, सेंसिटिव और एक्सट्रीम्स में जाने वाला है। छोड़ो, मैं तुम्हें सीधे सीधे बताती हूं। उसका पिछला नाम था ये हुआंग। उसके फादर थे ये मुफेंग और उसकी मदर थी ये जैंगशी। युनचे को यह नाम सुने सुने से लगे। ये हुआंग? ये सरनेम तो सन मून डिवाइन हॉल का है ना? जैस्मिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब है, लेकिन 1000 साल पहले इस नाम की एक और पावर हुआ करती थी। अचानक युनचे के दिमाग में एक बात आई। उसने अपनी फ्रोजन क्लाउड लेगेसी से मिली एंसेस्ट्रल मेमोरीज को टटोला और हैरानी से धीरे से बोला, इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली। रिकॉर्ड्स के हिसाब से खत्म हो चुकी इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का आखिरी राजा ये मुफेंग था और रानी थी ये जैंगशी। जस्मिन ने धीमी आवाज में कंफर्म किया, बिल्कुल सही, ये हुआंग उनका इकलौता बेटा था, आखिरी प्रिंस। और उनका कोर प्रोफाउंड आर्ट इटर्नल नाइट इल्यूजरी गॉड रिकॉर्ड असल में प्राइमोर्डियल डेविल क्लैन का इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट है। युनचे का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बर्निंग हेवन क्लैन के लीडर का बेटा फेन जुएचेन 1000 साल पहले के इटर्नल नाइट प्रिंस से जुड़ा हो सकता है। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। तो यह फॉरबिडन टेक्निक क्या है? क्या फेन जुएचेन की सोल सच में ये हुआंग की है? क्या उसके पास अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज हैं? जैस्मिन ने समझाया, 1000 साल पहले जब 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स ने इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को खत्म किया, तब क्वीन ये जैंगशी ने अपने बेटे को बचाने के लिए डेविल टोम से एक फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल की। उसने ये हुआंग की गायब होती सोल और ब्लड एसेंस को कैद कर लिया और इसे एक्टिवेट करने के लिए ये मुफेंग की सोल का 20% हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया। इससे ये हुआंग की सोल रीइंकार्नेट हो सकती थी। सीधे शब्दों में ये हुआंग 1000 साल पहले मर गया था। ये जैंगशी ने अपने हस्बैंड की सोल का इस्तेमाल करके ये हुआंग की सोल को जिंदा किया और फॉरबिडन टेक्निक शुरू कर दी। अगर यह टेक्निक पैदा होने के 6 घंटे के अंदर मरने वाले किसी बच्चे तक पहुंच जाती तो ये हुआंग की सोल और ब्लड लाइन उस बॉडी में रीइंकार्नेट हो सकती थी। युनचे ने सुनकर कहा, तो असली फेन जुएचेन पैदा होने के कुछ ही देर बाद मर गया था।
अभी का फेन जुएचेन फेन दुआनहन का बेटा तो है, लेकिन उसके पास मिक्स्ड ब्लड लाइन और ये हुआंग की सोल है जो 1000 सालों तक भटकती रही। उसने मन में सोचा, ये क्या बकवास है, ये तो मेरी रीइंकार्नेशन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जस्मिन ने कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन सोल सिर्फ ये हुआंग की नहीं है, ये हुआंग और ये मूफंग की सोल्स का फ्यूजन है, जिसमें ये हुआंग की सोल डोमिनेंट है। फॉरबिडन टेक्निक ने इसे प्रोटेक्ट किया, इसलिए पिछले 1000 सालों में सोल का सिर्फ 30% हिस्सा ही खत्म हुआ है। युनचे ने धीरे धीरे इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। तो फेन जुएचेन में अचानक जो बदलाव आया है वो इसलिए है क्योंकि 20 साल बाद उसकी सोई हुई ब्लड लाइन और सोल जाग गई। जैस्मिन ने अपनी आधी खुली आंखों से कहना जारी रखा, सोल को तो 30 साल अवेकन अवेकन होना था, लेकिन कुछ और हो गया। 4 साल पहले जब तुमने बर्निंग हेवन क्लैन को खत्म किया, फेन यीजुए ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए फेन जुएचेन को एक पिच ब्लैक चाबी दी थी। युनचे ने शक से पूछा, एक पिच ब्लैक चाबी, वो क्या है? जैस्मिन ने एक्सप्लेन किया, फेन यीजुए ने उसे एक फॉरबिडन आइटम कहा था जिसमें एक भयानक राज छुपा था, जिसे तभी इस्तेमाल करना था जब क्लैन खत्म होने की कगार पर हो। फेन जुएचेन उस की पर बने निशानों का पीछा करते हुए ब्लैक फील्ड नेशन गया और उसने खोला एक सोल सीलिंग कॉफिन, जिसके अंदर ये मूफेंग की बची हुई सोल थी। युनचे एक बार फिर से स्टंड हो गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे अनबिलीवेबल बात है। उसे याद आया जो ग्रैंड मिस्ट्रेस फेंग चेनहुई ने उसे इटर्नल नाइट किंग के बारे में बताया था। अपने परिवार के मारे जाने के बाद वो हद से ज्यादा नफरत की वजह से डेविलाइज्ड हो गया था। उसकी बॉडी को सेक्रेड ग्राउंड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसकी सोल बच गई थी और एक सोल सीलिंग कॉफिन में सील कर दी गई थी। उसने झटके से पूछा, जो फेन जुएचेन को मिला वो वही सोल सीलिंग कॉफिन था? जैस्मिन ने कंफर्म किया, हां। अजीब बात यह है कि उस कॉफिन ने ही ये मूफेंग की सोल को प्रोटेक्ट किया। ब्लैक फील्ड नेशन में छिपे होने की वजह से वहां की घनी यिन एनर्जी ने उसके खत्म होने की स्पीड को और धीमा कर दिया, जिसकी वजह से 1000 साल बाद भी उसकी 40% सोल बच गई। युनचे ने माथा सिकोड़कर सोचा, ये सारे इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रहे थे। फेन जुएचेन का बर्निंग हेवन क्लैन में रीइंकार्नेट होना, जिनके पास इत्तेफाक से वो की थी, ये इत्तेफाक से ज्यादा एक सोची समझी प्लानिंग लग रही थी। लेकिन उसके अपने एक्शंस की वजह से यह नतीजा निकला जो प्लान नहीं किया जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि आसमान को इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली पर तरस आ गया हो? तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर इटर्नल नाइट प्रोफाउंड आर्ट एक डेविल आर्ट है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह मूफंग का डेविलाइजेशन वो नहीं था जो सब सोचते थे? जस्मिन ने हां में सर हिलाया। बिल्कुल सही, जो उसने रिलीज किया था वो वही डेविल ब्लड था जो हमेशा से उसके अंदर सील्ड था। एक बार जब वो सील टूट गया तो ये मूफेंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन इससे उसके नेचर में भी एक परमानेंट बदलाव आ गया। जैस्मिन ने जो मेमोरीज पढ़ी थी वो फेन जुएचेन और ये मूफेंग का फ्यूजन थी, लेकिन क्योंकि ये मूफेंग की सोल 1000 सालों में काफी खत्म हो चुकी थी, उसकी बची हुई मेमोरीज बिखरी हुई और अधूरी थी। युनचे अपने ख्यालों में फुंग चेनहुई के शब्दों को याद करता है, इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के कोर लैंड्स के आसपास के शहर अचानक एक रात में काले कोहरे में घुल गए। उन शहरों के अंदर हर कोई, चाहे वो ताकतवर प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर हो या कमजोर औरतें या बच्चे, बेरहमी से मार दिए गए। जल्दी ही सारा इल्जाम इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली पर आ गया, क्योंकि जब उनका कोर प्रोफाउंड आर्ट इटर्नल नाइट इल्यूजरी गॉड रिकॉर्ड इस्तेमाल किया जाता था तो एक काला कोहरा यूजर की बॉडी को घेर लेता था, और जिनकी मौत इसके नीचे होती थी उनकी बॉडीज काली पड़ जाती थीं और उन पर एक काला कोहरा छाया रहता था जो कई दिनों तक नहीं हटता था। इसके बाद माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने सबसे पहले उन पर सवाल उठाया। उन्होंने इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को एक पापी डेविल क्लैन का नाम दिया, जो मासूमों को मारकर अपनी डेविलिश ताकत बढ़ा रहे थे। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की रक्षा के नाम पर उन्होंने बाकी 3 सेक्रेड ग्राउंड्स के साथ मिलकर इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को मिटा डाला। यह साफ था कि माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने उन्हें गलत तरीकों से फंसाया था, लेकिन अब युनचे को इसकी आयरनी समझ आती है। माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली, जिनके पास डेविल की सोल और ब्लड था और जो इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट कल्टीवेट करते थे, उन्हें सच में एक डेविल क्लैन का लेबल दिया जा सकता था। असल में वो एक प्राइमोर्डियल डेविल क्लैन थे। इस नई समझ के साथ युनचे जैस्मिन से पूछता है, जैस्मिन, तुमने कहा था कि फेन जुएचेन की पावर अचानक से इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो एक डेविल सोल के साथ मर्ज हो गया था। क्या वो डेविल सोल ये मूफंग की बची हुई सोल हो सकती है जो सोल सीलिंग कॉफिन में बंद थी? जैस्मिन समझाती है, उस वक्त जब सोल सीलिंग कॉफिन को फेन जुएचेन ने खोला तो ये मूफंग की बची हुई सोल उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहती थी।
उस वक्त फेन जुएचन की बॉडी में हद से ज्यादा नफरत भरी हुई थी, एक ऐसी बॉडी जो एक डेविल के लिए आसमान से तोहफा थी। लेकिन फेन जुएचन की विल पावर बहुत स्ट्रांग थी और उसने पलटवार किया। उसी वक्त सोल को पता चला कि फेन जुएचन असल में ये हुआंग है जो रिइंकार्नेट हुआ है, और इसलिए उसने लड़ना छोड़ दिया। इससे फेन जुएचन को उसकी सोल को ही निगलने का मौका मिल गया और उसकी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके उसने रेमनेंट सोल में बंद ओरिजिन पावर को फेन जुएचन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो उसे धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर सके। युनचे तुरंत पूछता है, क्या इस तरह का अब्सॉर्प्शन सिर्फ इटर्नल नाइट डेविल क्लैन या इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट की ही प्रॉपर्टी है? जैस्मिन ने बेरुखी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो डेविल रेस गॉड रेस से न हारती। यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि फॉरबिडन रीइंकार्नेशन टेक्निक ने एक अनोखा और अजीब इत्तेफाक पैदा किया। युनचे सवाल करता है, इत्तेफाक? जैस्मिन डिटेल में बताती है, जैसा कि मैंने कहा, 1000 साल पहले ये हुआंग की सोल को बचाने के लिए इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली ने फॉरबिडन रीइंकार्नेशन टेक्निक एक्टिवेट की। ये मुफेंग ने अपनी सोल का 5वां हिस्सा अलग किया और उसे ये हुआंग की सोल में फ्यूज कर दिया। फेन जुएचन की सोल असल में ये हुआंग और ये मुफेंग की सोल्स का एक मिक्सचर है। क्योंकि सोल के ये दोनों हिस्से ये मुफेंग से ही निकले हैं, इसलिए वो ये मुफेंग के डेविल ओरिजिन के साथ आसानी से मिल पाए। इसकी वजह से फेन जुएचन उस पावर को डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर सकता है। वो अपनी बात जारी रखती है, बस इतना है कि ये हार्मनी पूरी नहीं है, इसलिए भले ही वो डेविल ओरिजिन को डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर सकता है, स्पीड बहुत धीमी है। कई साल हो गए हैं लेकिन वो अब तक आधे से भी कम अब्सॉर्ब कर पाया है, और इस प्रोसेस के दौरान दर्द की कोई सीमा नहीं होती। उसकी बॉडी और सोल एक ऐसा दर्द सहती है जैसे उन्हें लगातार फाड़ा और चीरा जा रहा हो। ये कुछ ऐसा है जिसे कोई नॉर्मल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। युनचे मन ही मन सोचता है, यह जरूर वही जहन्नुम होगा जिसका जिक्र फेन जुएचन ने किया था। जैस्मिन आगे जोड़ती है, साथ ही जो एक्सटर्नल एनर्जी पूरी तरह से घुल नहीं पा रही, वो उसकी उम्र भी कम करेगी। अगर वो अभी रुक जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल और जी सकता है। अगर वो लगा रहा तो उसकी उम्र और भी कम हो जाएगी। जैस्मिन टोंट मारते हुए कहती है, पावर का ट्रांसफर इतना आसान थोड़ी होता है। कोई और होता तो मना कर देता, लेकिन फेन जुएचन ऐसी अंधेरी जिंदगी के साथ इसी नाउम्मीद रास्ते को चुनेगा। इसलिए भले ही तुम दोनों ने 2 जिंदगियां जी, तुम्हें मिरर ऑफ संसारा से इम्पॉसिबल लक का आशीर्वाद मिला, लेकिन फेन जुएचन वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बेचारा इंसान है। उसने पावर के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, फिर भी तुमने उसे रोका और उस पर रहम दिखाया। इसके बाद जो ह्यूमिलिएशन और नफरत उसके अंदर होगी, वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी होगी। जैस्मिन का टोन बदलता है, मेरे दिमाग में उसे यूं ही मार देने का ख्याल आया था, लेकिन क्योंकि वो इतना बेचारा था, मैंने सोचा उसे छोड़ दूं। वैसे भी उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और मेरे रहते वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। मेरे बिना भी वो तुम्हें नहीं मार पाएगा। उसे अपनी इस बदनसीब जिंदगी को जीने दो। जिसे भी वो मारना चाहता है, मारे। आखिरकार तुम उन आखिरी कुछ लोगों में से हो जिन्हें वो मारना चाहता है। युनचे पूछता है, जिन दूसरे लोगों को वो मारना चाहता है, क्या वो 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड से हैं? जैस्मिन कंफर्म करती है, बिल्कुल। आखिरकार 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स ने ही मासूम इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को मिटाया था और उसकी इस त्रासदी के जिम्मेदार थे। उसके जिंदा रहने का एक ही मकसद है, बदला। युनचे खुद से बड़बड़ाता है, जिंदा रहने का आज तक का एक ही मकसद बदला था। क्या ये वही शब्द नहीं थे जो लगभग हर दिन मेरी सोल में गूंजते थे? इस दुनिया में जो इंसान फेन जुएचन के इस टेढ़े मेढ़े विश्वास को सच में समझ सकता है, वो शायद वही होगा। वो सोचना जारी रखता है, लेकिन फर्क यह था कि उस वक्त बदले के अलावा मेरे पास लिंगर थी। बस इतना ही। युनचे फिर जोर से कहता है, जब बदला हर चीज पर हावी हो जाता है तो कोई भी सलाह बेकार हो जाती है। लेकिन उसकी बची हुई थोड़ी सी जिंदगी के साथ वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जहां वो सेक्रेड ग्राउंड्स को धमका सके। बदला लेना तो दूर की बात है। वो रुकता है, फिर माथा सिकुड़ता है। 1000 साल पहले ये मुफंग की ताकत किसी भी सेक्रेड ग्राउंड मास्टर को हराने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन जब उसने अपना डेविल ब्लड रिलीज किया तो चारों को मिलकर उसे हराना पड़ा। फेन जुएचन उसका सीधा वंशज है, तो क्या यह मुमकिन है? जैस्मिन यकीन से जवाब देती है, बिल्कुल मुमकिन है। भले ही इनहेरिटेड ब्लड का 30% हिस्सा खो गया हो, लेकिन लगभग 70% बच गया था। और फेन जुएचन को अपने अंदर बंद डेविल ब्लड को रिलीज करने का तरीका पहले से ही पता है। युनचे को समझ आता है, और वो है द हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड। वो बड़बड़ाता है,
कोई हैरानी नहीं कि वो डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा है। यह सब बंद डेविल ब्लड को रिलीज करने के लिए है, लेकिन क्या उसके पास हेवनली सेंट डिवाइन सोर्ड को कंट्रोल करने की काबिलियत होगी? जैस्मिन अपना सर हिलाती है। वो नहीं कर पाएगा। यहां तक कि ये मूफंग भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। वैसे सोचो तो, क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि हेवनली सेंट डिवाइन सोर्ड उनका डेविल ब्लड कैसे रिलीज कर सकती है? युनचे सावधानी से अंदाजा लगाता है। मेरा अंदाजा है इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का डेविल ब्लड हेवनली सेंट डिवाइन सोर्ड से ही निकला होगा। जैस्मिन थोड़ी तारीफ के अंदाज में कहती है, तुमने सही अंदाजा लगाया। ये मूफेंग की मेमोरीज के मुताबिक 10,000 साल पहले उनके एंसेस्टर को यह सोर्ड एक सुनसान जगह पर मिली थी। जब उसने उसे उठाया तो अनजाने में उसका हाथ हिल्ट पर लगी एक काली बूंद से लग गया और वो तुरंत उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो गई। युनचे चिल्ला उठा, डेविल ब्लड! जैस्मिन आगे समझाती है, भले ही कमजोर था, लेकिन ये एक बहुत हायर लेवल की ब्लड लाइन थी। जैसे ही ये उसकी बॉडी में गया, उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और यहां तक कि उसकी सोल भी बदल गई। उसका नेचर हिंसक हो गया, लेकिन उसकी समझ बनी रही। और इसलिए जब उसने एटर्नल नाइट रॉयल फैमिली की स्थापना की, तो उसने यह फरमान जारी किया कि उसके सभी सीधे वंशजों को कम से कम 90% डेविल ब्लड लाइन को सील करना होगा। हेवनली सेंट डिवाइन सोर्ड उनका प्योर लेकिन फॉरबिडन आइटम बन गया। इसके नाम का मतलब है, जो लोग इस पर लापरवाही से हाथ रखेंगे उन्होंने पाप किया है और हेवन के डिवाइन क्रोध को बुलावा दिया है। युनचे पूछता है, तो फिर इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट का क्या? वो कहां से आया? जैस्मिन हल्की सी अपनी भौहें सिकोड़ती है जब वो कहती है, उसी तरह हेवनली सेंट डिवाइन सोर्ड से। एंसेस्टर ने उसे सोर्ड से हासिल किया और उसका नाम बदलकर इटर्नल नाइट इल्यूजरी गॉड रिकॉर्ड रख दिया। इस हल्के डेविल ब्लड और टोम पर भरोसा करके उस परिवार ने कॉन्टिनेंट पर सबसे ऊंचे लेवल की ताकत हासिल की। युनचे गंभीरता से पूछता है, डेविल ब्लड, इल्यूजरी डेविल टोम, दोनों हेवनली सेंट डिवाइन सोर्ड से, लेकिन वो सोर्ड कहां से आई? उसमें 10 लाख साल पहले खत्म हो चुके एक डेविल क्लैन का ब्लड और आर्ट क्यों होगा? जैस्मिन का चेहरा भी उतना ही गंभीर हो जाता है। यही वो पॉइंट है जिसके बारे में मैं भी सबसे ज्यादा चिंतित हूं। ऐसा लगा जैसे वो सोर्ड हवा से पैदा हो गई हो, लेकिन हमें जल्द ही जवाब मिल जाना चाहिए। 2 महीने बाद सुप्रीम ओशन पैलेस जाना और डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। मैं देखना चाहती हूं कि उस हेवनली सेंट डिवाइन सोर्ड में आखिर क्या राज है। युनचे सर हिलाता है, मैं समझ गया। जैस्मिन बोलती है, क्या सोच रहे हो? क्या अचानक से तुम्हें यह एहसास हुआ कि जो कुछ भी तुमने अपनी पिछली 2 जिंदगियों में देखा है वो सब बिल्कुल बेकार था? युनचे अपना सर उठाता है, मैं सोच रहा हूं फेन ज्वेचन की हालत के बारे में। वो हद से ज्यादा बेचारा है। उसे लगा उसके पास बदले के सिवा कुछ नहीं है, फिर भी किस्मत ने उसे अपने पिछले पिता की सोल से मिलवा दिया। लेकिन इस पिता ने उसे गर्माहट नहीं दी, बल्कि उसे बदले का एक हथियार बना दिया। वो सोचना जारी रखता है, यह बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं थी जो एक पिता करता। युनचे भावुक होकर बड़बड़ाता है, अगर अभी का फेन ज्वेचन अपने बदले की तलाश में कामयाब हो भी गया तो मुझे डर है कि इस दुनिया से उसका और कोई लगाव नहीं बचेगा। जैस्मिन तंज कसती है, यह मूफेंग द्वारा रिलीज किए गए 1000 साल पुराने डेविल ब्लड ने उसकी सोल का नेचर बदल दिया। इस बची हुई सोल ने 1000 साल का दर्द झेला था। उसकी विल पावर और बदला उसके बेटे से कई गुना ज्यादा थे। यही है डेविल, वो डेविल जो एक इंसान के नेचर को बिगाड़ देता है। युनचे आहें भरता है, डेविल सच में एक डरावनी चीज है। फेन ज्वेचन, वो लड़का, मैं अब भी चाहता हूं कि वो कुछ साल और जी ले। लिटिल आंट का दिल रुई से भी नरम है। वो जरूर बहुत लंबे टाइम तक दुख में डूबी रहेगी और उसके दिल में सबसे ज्यादा नफरत माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के लिए है। ऐसा लगता है कि वो और मैं दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, और वो सन मून डिवाइन हॉल भी है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में 3 दिन रुकने के बाद युनचे, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, फेंग शुएर के साथ सबको अलविदा कहता है। वो दोनों प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में सवार होते हैं और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के लिए निकल पड़ते हैं, पीछे शाओलिंगसी और बाकी सबको छोड़कर। नंबर 1 अंडर हेवन ने वहीं रुकने का फैसला किया, नंबर 7 अंडर हेवन की हिफाजत करने के लिए, और बस पलक झपकते ही आर्क स्पेस को चीरते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में कदम रखते ही एहसास हुआ कि यहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जब से युनचे ने सन मून डिवाइन हॉल के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, तब से डिवाइन फिनिक्स एम्परर फेंग हेंगकॉन्ग लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। इसके चलते उसने न सिर्फ शहर के रिकंस्ट्रक्शन में मदद के लिए डिवाइन फिनिक्स सोल्जर्स भेजे, बल्कि 40,000 किलोग्राम पर्पल क्रिस्टल्स भी पहुंचाए थे।
ऊपर से ये अफवाह कि डिवाइन फीनिक्स की स्नो प्रिंसेस को ब्लू विंड में ही छोड़ दिया गया है, इसने बाकी 5 नेशंस के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अब अलग अलग देशों के एनवॉयज और वहां तक कि राजा महाराजा भी अक्सर आने लगे थे, ढेर सारे तोहफे लेकर और नर्म रवैये के साथ। उनके पहुंचने पर कांग युए रिकॉन्स्ट्रक्शन रिपोर्ट्स देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने युनचे को देखा, उसने सब कुछ एक तरफ रख दिया। कांग युए हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, हस्बैंड, आप बिल्कुल सही समय पर वापस आए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो समझाती है, डिवाइन फीनिक्स नेशन का प्लान कि छोटी बहन श्वेयर की शादी आपसे कर दी जाए, यह बात आग की तरह फैल चुकी है। इसी वजह से कल नेवी टाइड नेशन से एक एनवॉय आया था, उनकी प्रिंसेस हान्यू और आपके रिश्ते का प्रस्ताव लेकर। यह सुनते ही फंग श्वेयर की चमकती आंखें युनचे पर टिक गईं। युनचे अपनी नाक को सहलाते हुए पूछता है, हम युएर, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मान गई? कांग युए मुस्कुराकर बोलती है, प्रिंसेस हान्यू कोई मामूली लड़की नहीं है। वो नेवी टाइड के राजा की सबसे छोटी बेटी है, जो अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए मशहूर है। उन्होंने उसे फ्रॉस्ट नेवी प्रिंसेस ऑफ जेड का खिताब दिया है। वो एक तस्वीर भी लाए थे। मैंने एक झलक देखी और मुझे लगा कि शायद वो आपको पसंद आए, इसलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया। ये बोलते हुए कांग युए एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट स्क्रोल युनचे के सामने रखती है। उसकी आंखों में एक सुकून था। वो सच में सोच रही थी कि युनचे को शायद प्रिंसेस पसंद आ जाए, और अगर उसने जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाया तो वो रिश्ता पक्का कर देगी। युनचे मन ही मन सोचता है, वाह, पावरफुल होने का अलग ही फायदा है। खूबसूरत प्रिंसेसेस खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। वो स्क्रोल ले तो लेता है, लेकिन उसे खोलता नहीं है। उल्टा वो बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, युएर, क्या ये प्रिंसेस हान्यू श्वेयर जितनी खूबसूरत है? कांग युए एक पल के लिए चौंक जाती है, फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाती है। श्वेयर तो जन्नत से आई हुई परी जैसी है। प्रिंसेस हान्यू एक बेहद हसीन सुंदरी जरूर है, लेकिन वो छोटी बहन श्वेयर के आसपास भी नहीं आती। युनचे सिर हिलाते हुए कहता है, ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दो। मैं किसी ऐसी लड़की में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा जिससे मैं मिला तक नहीं। उससे शादी करना तो दूर की बात है। हाँ, अगर वो श्वेयर जितनी खूबसूरत होती तो शायद मैं सोचता। यह सुनकर फंग श्वेयर हंस देती है, ही बिग ब्रदर युन, आप फिर से मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। कांग युए स्क्रोल वापस उठाती है और कहती है, नेवी टाइड का एनवॉय अभी भी शहर में ही है। अगर मेरे हस्बैंड को यह पसंद नहीं तो मैं सच में उन्हें मना कर दूंगी, समझे आप? युनचे एक मजबूर सा चेहरा बनाकर जवाब देता है, साफ साफ मना कर दो उन्हें। तभी उसकी नजर कांग युए के पास रखे एक जेड स्क्रोल पर पड़ती है। उस पर शाओ सेक्ट का खास हेवनली ईगल इम्प्रिंट बना हुआ था। वो बस यूं ही कैजुअली पूछता है, क्या शाओ सेक्ट के लोग हाल फिलहाल में यहां आए थे? कांग युए धीरे से सिर हिलाती है, हाँ, पिछले 2 महीनों से शाओ सेक्ट मास्टर शाओ ज्वेतियन खुद मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मन में अभी भी उनके लिए गुस्सा है, इसीलिए मैंने कभी उनसे मिलने के लिए हाँ नहीं की। कुछ दिन पहले उन्होंने ये जेड स्क्रोल्स भेजे, अपनी वफादारी का वादा करते हुए। डिवाइन फीनिक्स के हमले के दौरान शाओ सेक्ट ने न सिर्फ उनका सामना नहीं किया, बल्कि उल्टा हमलावरों को रिसोर्सेज दिए थे। अब जब पांसा पलट चुका था तो वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे। युनचे तन से कहता है, शाओ सेक्ट, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है जब उसे कुछ और याद आता है। हेवनली सोर्ड विला का क्या वो लोग आए थे? हेवनली सोर्ड विला का नाम सुनते ही कांग युए के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वो अपना सिर हिलाती है, नहीं, उस वक्त जब मेरे रॉयल फादर मारे गए थे और ब्लू विंड नेशन तबाही की कगार पर था, उनकी बेरुखी ने मुझे तोड़ दिया था। उन्होंने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। और अब जब ब्लू विंड इस मुसीबत से निकल चुका है, हेवनली सोर्ड विला ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका लहजा शांत था, लेकिन चेहरे से गायब हुई मुस्कान एक गहरी, न भूलने वाली नफरत दिखा रही थी। उसने एक एम्प्रेस की हैसियत से उन्हें 9 बार खत लिखे थे, मदद की भीख मांगते हुए, लेकिन जवाब में सिर्फ 9 बार उनकी चुप्पी मिली थी। युनचे एक ठंडी हंसी हंसता है। उसकी आवाज में एक ऐसी उदासी थी जो वहां मौजूद कोई नहीं समझ पाया। सही बात है, उनके पास यहां आने की हिम्मत भी कहां होगी। अच्छा ही है अगर वो नहीं आए, वैसे भी मैं खुद उनसे मिलने जाना चाहता था। तो चलो ये काम आज ही कर लेते हैं। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हेवनली सोर्ड विला में माहौल एकदम सख्त और गंभीर बना हुआ था। 2 बहुत ही खास मेहमान आए थे जिनका स्टेटस इतना ऊंचा था कि डर लग जाए। उनके आने भर से विला की पूरी सोर्ड इंटेंट बदलती हुई महसूस हो रही थी। विला मास्टर
लिंग युएफेंग बहुत अदब से खड़ा था, लेकिन उसके पोस्चर से डर साफ झलक रहा था। वो खुद अपनी सबसे बेहतरीन 100 साल पुरानी सोड ग्रीन चाय उन्हें सर्व कर रहा था। वो कहता है, आप दोनों एल्डर्स ने खुद हमारे विला आने की तकलीफ की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पूरे विला को 100 मील दूर से आपके स्वागत के लिए तैयार रखता। उसकी पत्नी शन्युअन युफेंग थोड़ी रिलैक्स्ड लग रही थी। वो कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि दोनों अंकल्स यहां हैं। आपको आने से पहले खबर कर देनी चाहिए थी। दोनों मेहमान लगभग 50 साल के लग रहे थे। बाईं तरफ वाला आदमी ग्रीन गाउन पहने था और चेहरे पर एक खुशमिजाज एक्सप्रेशन था। दाईं तरफ वाला जो ग्रे गाउन में था लंबा था, उसकी घनी दाढ़ी थी और चेहरे पर गर्मजोशी थी। लेकिन लिंग युएफेंग को उनसे एक अनजान जबरदस्त सोड एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसे एक अनंत समंदर हो। उनकी आईब्राउज ऊपर की तरफ उठी हुई ऐसी लग रही थीं जैसे आसमान में चुभती हुई तेज तलवारें हों। ग्रीन गाउन वाला एल्डर हल्के से मुस्कुराता है, हो हम दोनों को सोड मास्टर ने ब्लैक फील्ड नेशन जाने का हुक्म दिया था, लेकिन निकलने से पहले निंत एल्डर ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम यहां से होते हुए जाएं। शन्युअन युफेंग कहती है, सोड मास्टर ने हुक्म दिया है और दोनों एल्डर्स खुद उस काम से जा रहे हैं, तो जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। इसके बावजूद आप हमसे मिलने आए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ग्रे गाउन वाला एल्डर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 9th एल्डर की रिक्वेस्ट पूरी करना हमारा फर्ज है। तुम दोनों इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। हो। लिंग युएफेंग अदब से कहता है, मेरे ससुर जी ने आप दोनों एल्डर से खुद यहां आने को कहा है। उनका जो भी हुक्म होगा मैं युएफेंग उसे पूरा करके खुश होऊंगा। ग्रीन गाउन वाला एल्डर फीकी मुस्कान के साथ जवाब देता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। नींद एल्डर को लिंग जी बहुत पसंद है और जब से वो गया है वो उसे रोज याद करते हैं। उन्होंने हमें बस इतना हुक्म दिया है कि हम लिंग जी को अपने साथ वापस ले जाएं। ग्रे गाउन वाला एल्डर बात आगे बढ़ाता है, अगर तुम दोनों को कोई जरूरी काम नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम भी हमारे साथ वापस चलो। जब भी निंत एल्डर तुम सब से मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। यह सुनकर लिंग युएफेंग और शन्युअन युफेंग एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। पिछले 3 सालों में शन्युअन युफेंग और उसके पिता निंत एल्डर शन्युअन जुए के बीच का तनाव काफी कम हो गया था और इसका सबसे बड़ा कारण उनका बेटा लिंग जे था, जिसे शन्युअन जुए बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शन्युअन युफेंग मुस्कुराती है और जैसे ही वो ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाली होती है तभी अचानक बाहर से एक गहरी बादलों के गरजने जैसी आवाज गूंजती है, शन्युअन युफेंग बाहर निकल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।